हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान अर्थात स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। आपका सही आंसर होगा 8 राज्यों से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्क रेखा किसको बोलते हैं। तो अब इस कर्क रेखा को समझने से पहले थोड़ा सा आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। तो अक्षांश रेखा हम किस रेखा को बोलते हैं कि ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर जो काल्पनिक रेखा होती है, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अब वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है, ये जो बीच वाली रेखा है ये हमारी विषुवत रेखा है अर्थात भूमध्य रेखा है। और 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा होती है, इस उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आप बोलोगे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आप बोलोगे कि वो 8 राज्य, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं भारत के। इन 8 राज्यों से होकर के क्या होती है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक समुद्र तटीय रेखा या फिर समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा होगा। आपका सही आंसर होगा कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये सर्वाधिक समुद्र तटीय वाला राज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और यदि आपसे पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय वाला राज्य कौन सा होगा, तब आपका सही आंसर गुजरात होगा। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भिन्न है। तो इन चारों में से कौन सा यहाँ पे भिन्न दिया गया है, अलग कौन सा है यहाँ पे। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। आपका सही आंसर होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। आपका सही आंसर होगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये तीनों जैन धर्म के क्या हैं, त्रिरत्न हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जैन धर्म, तो जैन धर्म से आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आप बोलोगे ऋषभदेव जैन धर्म के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जा सकता है आपसे, तब आप बोलोगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ऋषभदेव को आदिनाथ नाम से भी जानते हैं। और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, आप बोलोगे 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 23वें जो तीर्थंकर पूछा जा सकता है आपसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। आप बोलोगे कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था। क्या था, पार्श्वनाथ था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आप बोलोगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे, आप बोलोगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, आप बोलोगे 24वें। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। तो ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का कौन सा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महावीर को उनके धर्म प्रचार में
किस शिष्य ने काफ़ी योगदान दिया था? तो किस शिष्य ने दिया था योगदान? आपका सही आंसर होगा कि सभी शिष्यों ने योगदान दिया था, कि आनंद ने योगदान दिया था, कामदेव ने योगदान दिया था। और तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद का सिद्धांत ये किस धर्म से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? आप बोलोगे जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है, यह कहा जाता है। तो इसको क्या कहा कि इसको हम विलेख पद्धति भी बोलते हैं और इसको संलेखना पद्धति भी बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो निर्वाचित अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उसको हम मेयर कहते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नगर परिषद के निर्वाचन अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है या फिर नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उनको हम सभापति नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन ये कब पारित होता है? आपका सही आंसर होगा कि 74वां संविधान संशोधन ये 1 मई 1993 को पारित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन ये किस से संबंधित है? आप बोलोगे 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन करना जरूरी नहीं है? तो किस स्तर पर आवश्यक नहीं है पंचायत का गठन करना? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि जिनकी 20 लाख से अधिक जनसंख्या ना हो वहाँ पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरने की व्यवस्था की गई? तो किसके लिए व्यवस्था की गई है? आपका सही आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब चलता है? आपका सही आंसर होगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को चलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम चलाया जाता है। तो चलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि सबसे बड़ा स्रोत कुएं तथा ट्यूबवेल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है? तो किस राज्य में सर्वोत्तम व्यवस्था है सिंचाई की? आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग ये किस से संबंधित है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति से संबंधित है और ये रासायनिक खाद के आविष्कार से भी संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में
FCI की स्थापना का उद्देश्य है? तो भारत में FCI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि खाद्यान्नों के लिए भंडार एवं वितरण की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य से भारत में FCI की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे स्टैटिक जीके के। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।